निसार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। आज मऊ कोर्ट में होगी पेशी। राजस्थान में 67 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 8 जिलों के बदले गए कलेक्टर। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी का निर्देश। कहा, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, मास्क न पहनने पर लगे जुर्माना। और न्यूजीलैंड ने भारत से आ रहे लोगों की एंट्री पर लगाई रोक। 11 से 28 अप्रैल तक रहेगी रोक। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया के दामोदर पार्क में एमटीएनएल कार्यालय के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बता दें कि घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियां आग पर लगातार काबू पाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल आग के कारण किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं किसानों का आक्रामक विरोध झेल रही बीजेपी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी अब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और यह फैसला बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और जिला अध्यक्षों की बैठक में हुआ और इस फैसले पर अंतिम मोहर लगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आगाज होगा और 14 अप्रैल को हरियाणा बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेगी। 6 अप्रैल को हुए भाजपा के स्थापना दिवस पर 20,000 बूथों के कार्यक्रम से हरियाणा बीजेपी आश्वस्त है और यह फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि हरियाणा बीजेपी की तरफ से विधायक और मंत्रियों की बैठक अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को कार्यक्रम किए जाएंगे और विधायक और मंत्री भी तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि किसानों का आक्रामक विरोध झेल रही बीजेपी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी अब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये बड़ा फैसला बीजेपी की कोर कमेटी में लिया गया। बता दें आपको कि लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा कि बीजेपी के जो विधायक और मंत्री हैं वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और इस बीच अब बीजेपी की कोर कमेटी में ये फैसला लिया गया कि विधायक और मंत्री सभी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आगाज हुआ और 14 अप्रैल को हरियाणा बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेगी। 6 अप्रैल को हुए बीजेपी के स्थापना दिवस पर 20,000 बूथों के कार्यक्रम से हरियाणा बीजेपी आश्वस्त है और ये बड़ा फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। और वहीं हरियाणा बीजेपी की तरफ से विधायक और मंत्रियों की बाबा अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। 14 अप्रैल को होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें बीजेपी कोर की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बीजेपी के विधायक और मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि तमाम विधायक और मंत्री इस कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। किसानों का आक्रामक विरोध झेल रहे बीजेपी के विधायक, मंत्री और पदाधिकारी अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और यह बड़ा फैसला बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। और आपको ये भी बता दें कि ये फैसला जिला अध्यक्षों की बैठक में भी हुआ कि अब इस फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती से हरियाणा में बड़े स्तर के कार्यक्रमों का आगाज हुआ और इसी के साथ 14 अप्रैल को हरियाणा बीजेपी हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम करेगी और वहीं 6 अप्रैल को हुए बीजेपी के स्थापना दिवस पर 20,000 बूथों के कार्यक्रम से हरियाणा बीजेपी आश्वस्त है। और इसी के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और मंत्री अब तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ये बड़ा फैसला बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लिया गया। जहां एक तरफ किसान लगातार विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक और मंत्री किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम
और कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लगातार किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है कि बीजेपी के जो विधायक और मंत्री हैं वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब बीजेपी की कोर बैठक में ये फैसला लिया गया कि बीजेपी के विधायक और मंत्री अब सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो है कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निवास स्थान चंडीगढ़ पर जो है उनकी अध्यक्षता में जो है सभी जिला अध्यक्षों को, बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ जो है मुख्यमंत्री और वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ है वो भी शामिल रहे। उनके बैठक में जो है अहम निर्णय लिए गए। उसके बाद जो है जो जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद जो है जो तमाम जो कैबिनेट मंत्री और मंत्री हैं जो मनोहर सरकार में जो शामिल हैं वो जो उसमें कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वहीं गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया और वेदपाल एडवोकेट सहित कई प्रमुख नेता भी जो है मौजूद रहे। उसमें जो है इस बैठक में जो अहम फैसला ये लिया गया कि अब जो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को जो है पूरे प्रदेश भर में मनाया जाएगा और इसमें तमाम जो मंत्री और विधायक और सांसद उनकी जो है इसमें अहम भूमिका रहेगी इस कार्यक्रम को जो बड़ा और सफल बनाने के लिए। इसके बाद जो अब क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसान जो है बीजेपी और जेजेपी के जो तमाम जो नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं, मंत्रियों का विरोध लगातार जो जारी है प्रदेश में, तो अब खुलकर जो बीजेपी भी है जो है वो अपने कार्यक्रम करने के मूड में है और इसी के तहत जो है ये जो फैसला लिया गया 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती के रूप में जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सभी जिला लेवल पर जो है इस कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। जी चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार रात को ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए 67 आईएएस का तबादला कर दिया। इस सूची में सचिवालय से लेकर जिला कलेक्टर तक के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं और इस बीच जयपुर और उदयपुर के संभागीय आयुक्त का भी तबादला कर दिया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार उपाध्याय अब जयपुर के संभागीय आयुक्त होंगे और सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी की जगह अब राजेंद्र भट्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की सचिवालय में वापसी हो गई है। अब आपको ये भी बता दें कि सुबोध अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ सरकार ने गृह सचिवालय नारायण लाल मीणा का तबादला कर दिया है और राज्य के कार्मिक विभाग ने देर रात तबादला सूची जारी कर दी। उधर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को नोटिस भेजा और ये नोटिस ममता बनर्जी को उस बयान के लिए मिला जिसमें उन्होंने हुगली में मुस्लिम वोटर्स से अपने वोट को न बांटने की अपील की थी। तो यहाँ ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स से अपील करते हुए कहा कि वह विभिन्न पार्टियों में अपने वोट को न बांटने दें। तो यहाँ चुनाव आयोग ने माना कि ममता बनर्जी ने चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस का 48 घंटे में जवाब देने को कहा गया है और यहाँ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने ममता बनर्जी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की थी और कहा कि चुनाव आयोग संहिता के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए और इस बीच उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहाँ ममता बनर्जी ने 3 अप्रैल को हुगली में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर बयान दिया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी के बयान पर बंगाल में चुनावी रैली के दौरान चुनावी टिप्पणी की थी। उधर बीजेपी सांसद सुमित्र खान ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि जो भी वो बयान देती हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का द्वारा 146 हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता मर्डर हुआ है। उसके साथ साथ हमारा लीडर दिलीप घोष जी का ऊपर जैसे मर्डर करने का कोशिश किया, आज दिलीप घोष का ऊपर जितने सारे आक्रमण हुआ, जितने सारे रोहिंग्या, जितने सारे तृणमूल कांग्रेस का
मर्डर करने के लिए दिलीप घोष का आक्रमण, उसका अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी के ऊपर जितने सारे भाषण बोलते हैं उसका। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान मिश्रा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक व्हील चेयर पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पहुंचा है और दूसरा यहां पर है। एक सत्ता खोने के डर से व्हील चेयर पर है तो वहीं दूसरा मार के डर से है, यानी कि व्हील चेयर का अलग ही खेल चल रहा है। दो व्हीलचेयर बहुत मशहूर है। एक आज बांदा पहुंची है उत्तर प्रदेश में पंजाब से चल के। एक व्हीलचेयर यहां की है। एक हार के डर से व्हीलचेयर पे, एक मार के डर से व्हीलचेयर पे। बड़ी विचित्र स्थिति में व्हीलचेयर। उधर कोरोना के मामलों में वृद्धि होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग दादर सब्जी मंडी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया। आपको बता दें कि कोरोना मामलों के बढ़ोतरी की वजह से यहां लोग कोरोना नियमों की उल्लंघना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने मंडी में मुंह पर मास्क नहीं लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। यहां वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है और इसी के बावजूद लोगों में दहशत फैलना मूर्खता है। बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा था कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को वैक्सीन सेंटर से लूटना पड़ रहा है। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारों ने वैक्सीनेशन को लेकर जंग तेज हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। यहाँ केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही है और यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मनोहर अगनानी ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है जिसमें वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ भी एक अलग ही खबर सामने आई है, जहां अगर मास्क नहीं पहना तो सीधे घर पहुंचकर चालान काटा जाएगा और ये पूरी खबर जोधपुर की बताई जा रही है। जोधपुर पुलिस ने ऐसी रणनीति प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जहां लोगों की लापरवाही पर काबू पाने के लिए जोधपुर पुलिस ने इस संबंध में नया तोड़ निकाला है और अब जोधपुर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ लोगों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे में होगी और इसके बाद सीधे उनके घर पर चालान भेज दिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर मोहन ने बताया कि अक्सर जब लोगों को कोविड का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाता है तो कुछ लोग पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इसी समस्या के चलते समाधान निकाला गया है और यहां सीसीटीवी से मास्क न पहनने वालों की चिन्हित की जाएगी। उधर यूपी में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और इसी वजह से नामांकन केंद्रों पर आज भीड़ होने की संभावना है। आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 20 जिलों में होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में लखीमपुर खीरी में 1165 ग्राम पंचायतों के 15,000
49 वार्डों में सदस्य के लिए रिकॉर्ड 29,51,887 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और दूसरे चरण के नामांकन के पहले दिन कुल 29,84,000 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने बुधवार को कहा कि चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से आगे है, तो यहाँ चीन भारत पर साइबर हमला करने में सक्षम है। यह विपिन रावत ने कहा कि चीन और भारत में सबसे ज्यादा अंतर साइबर क्षेत्र में है और इसी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में विपिन रावत बोले कि हमें इस बात का आभास है कि चीन भारत पर साइबर हमला करने में सक्षम है और यहाँ चीन हमारे सिस्टम्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए भारत इस तरह के हमलों से निपटने के लिए साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। हमारी मिलिट्री की साइबर एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो डाउन टाइम और साइबर अटैक का असर ज्यादा लंबा न हो। तो यहाँ विपिन रावत ने कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के भीतर साइबर एजेंसी बनाई जाए। यहाँ टीम टेक्नोलॉजी के बीच हमसे बहुत आगे है। और इस बीच उन्होंने बोला कि वर्षों से चीन ने टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत सारे फंड का निवेश किया और इसीलिए इस मामले में वो हमसे आगे चल रहे हैं। यहाँ हम चीन के बराबर आने वाले टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं, लेकिन चीन और भारत में सबसे बड़ा अंतर साइबर के क्षेत्र में है। About the capability and the differential between India and China. As I said, we have been little slow on the start, and therefore over the years a capability differential has come in. China has been able to invest a lot of funds and allocated a lot of funds in ensuring that they imbibe technology. They have sent their people abroad to various Western nations to study their technologies, and therefore they've been able to. और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रही ANB न्यूज के साथ। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने 4 ट्रेनों का स्पीड बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि लगातार रेलवे ने जल्द ही 4 शताब्दी ट्रेनें शुरू की हैं। इस बीच जिसे बदमाश के बीच दिल्ली गोंडा के बीच हमसफर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बता दें कि लोगों को अब रेलवे की बड़ी सौगात मिलने वाली है और यहाँ यात्रियों की राह आसान करने के लिए रेलवे ने 4 शताब्दी समेत कई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और इनमें से नई दिल्ली अमृतसर साप्ताहिक, चंडीगढ़ दिल्ली, नई दिल्ली दुराई शामिल है। और इसी के अलावा सप्ताह में 3 दिन दुरंतो स्पेशल सराय रोहिला जम्मू तवी के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली सराय रोहिला जम्मू तवी और दिल्ली सराय रोहिला दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल सप्ताह में ये ट्रेनें 3 दिन चलेंगी। इस बीच यात्रियों के लिए बेहद ही आसान यात्रा होने वाली है। इस बीच रेलवे ने बड़ी सौगात दी है आमजन को। आपको बता दें कि जल्द ही 4 शताब्दी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। उधर मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल थाना हाईवे क्षेत्र की कावेरी कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया, जिसमें बदमाश नकदी और सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए पर अपना साफ करते दिखाई दिए। तो यहाँ पीड़ित की तरफ से पुलिस को दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़ित ने बताया कि अपने मकान का ताला लगाकर अपने गांव चला गया था
और तभी अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि पीड़ित का भाई अपने घर पहुंचा और देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है और यहाँ घर में रखे लाखों चोरी के गहनों पर हाथ साफ किया हुआ है। नरेंद्र जी बताइए क्या घटना हुई आपके यहाँ? यहाँ पर कल से ताला लगा हुआ था, भाई हमारे गाँव गए थे, तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे ताले टूटे पाए, अंदर गया तो गोदरेज भी टूटी पाई। तो करीब कितना नुकसान होगा? इसमें नुकसान लाखों रुपये का। क्या पुलिस वगैरह को सूचना दी आपने? दी। तो पुलिस मौके पर आई? तो नुकसान कितना होगा, क्या क्या सामान गया है? इसमें 43,000 रुपये थे, 4 अंगूठी थी, 1 पेंडल था, चांदी के सिक्के थे इसमें। तो अभी आपको जानकारी नहीं है और भाई को मालूम है। तो क्या मेन गेट का ताला टूटा था या कैसे मालूम? नहीं, ये एक ऊपर जीने का ताला। उधर मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है और तेजी से बढ़ रहे मौसम के चलते देश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट लगातार जारी कर दिया है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिन में उत्तराखंड में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल सुबह शाम की हल्की ठंड, तो वहीं इसी के साथ ठंड महसूस भी की जा रही है, लेकिन दिन के वक्त पड़ रही कड़ाके की धूप ने लोगों के पसीने निकाल दिए हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 दिन बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं और इसी के बाद यहां पर लोगों को फिर से लू का सामना करना पड़ सकता है। उधर जालंधर की बात करें तो जालंधर में आज दिन भर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर रहेगा और इसी के बाद आने वाले दिनों में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से बेकाबू हुआ है उस पर दुनिया की नजरें हैं। इस बीच भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला लिया है। अब आपको ये बता दें कि न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है और ये रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी। और इसी के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले लोगों की एंट्री 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक दी गई है और ये नियम न्यूजीलैंड में 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लागू कर दिया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि अगर कोई न्यूजीलैंड का व्यक्ति भारत में है और वो वापस जाना चाहता है तो उसे भी इस दौरान एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि अब 28 अप्रैल के बाद भारत में कोई न्यूजीलैंड नहीं जा पाएगा। हालांकि क्या ये सख्ती आगे जारी रहेगी, इस पर फैसला हालात के अनुसार सुनाया जाएगा। श्रीलंका में उस समय हैरान करने वाली घटना हुई जब मिसेज श्रीलंका का खिताब देने के दौरान हंगामा मच गया। दरअसल यहां पुष्पिका डी सिल्वा को मिसेज श्रीलंका का खिताब मिला था। आपको बता दें कि तभी उनकी प्रतिद्वंदी ने उनके सिर पर सजा क्राउन खींच लिया और इस दौरान 31 वर्षीय सिल्वा के सिर पर चोट भी लगी। तो यहाँ आरोप लगाया गया क्योंकि डी सिल्वा एक तलाकशुदा औरत है, इस वजह से वह मिसेज श्रीलंका नहीं बन सकती और यह कार्यक्रम का पूरे श्रीलंका में नेशनल टीवी पर प्रसारण किया गया और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 31 वर्षीय ब्यूटी क्वीन पुष्पिका डी सिल्वा ने साल 2020-21 का मिसेज श्रीलंका खिताब जीता था और कोलंबो को आयोजित एक कार्यक्रम में यह खिताब दिया गया। वायरल वीडियो के अनुसार मिसेज श्रीलंका का साल 2019 का खिताब जीतने वाली कैरोलिन जूरीमाई लेकर दिखाई देती है। इस बीच वहां मौजूद दर्शकों के कैरोलिन कहती हैं कि यहाँ नियम है, जो महिला शादीशुदा है और उसका तलाक हो गया है उसे ये खिताब नहीं मिल सकता और यहाँ इस वजह से मैं इस क्राउन को दूसरे नंबर पर आने वाली को पहना रही हूँ। तो यहाँ 28 वर्षीय कैरोलिन ने इतना कहते ही डी सिल्वा के सिर पर ये क्राउन खींच लिया, जिसके बाद स्टेज पर हंगामा हो गया और इस बीच अब आपको ये भी बता दें कि क्राउन को खींचते समय डी सिल्वा के बालों में ये क्राउन फंस गया और उन्हें इस सिर पर चोट लगी है। तो यहाँ मिसेज श्रीलंका का क्राउन सिल्वा के सिर से निकालने के बाद रनअप को पहना दिया गया और फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भावुक सिल्वा तुरंत ही स्टेज से चली और उन्होंने इस पूरी घटना को अनुचित और अपमानजनक करार दिया। उधर हरियाणा में शिक्षा शैक्षणिक सत्र के दौरान 8वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8,06,000 बच्चों को सरकार की तरफ से टैबलेट दिए जाएंगे।
आपको बता दें कि चंडीगढ़ के हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को 8 इंच का टैबलेट दिया जाएगा। और इसी बीच उन्होंने कहा कि 11वीं और 12वीं के बीच सभी बच्चों को 10 इंच का टैबलेट दिया जाएगा, यानी कि अब सभी बच्चों और बच्चियों को ये टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग हालातों पर नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार अब फैसला सुनाया जाएगा। धीरे धीरे हम सुधार की तरफ हैं, हमारे एडमिशन भी बढ़ रहे हैं और जैसे अभी हम टैबलेट देने की भी बात है वो भी हम देंगे। स्मार्ट क्लासरूम बनाने की भी सरकार की तरफ से प्रयास है और अगर हमारे सभी मंत्री जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने किया ऐसे ही हमारे मंत्री एमएलए भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफी जल्दी ये सारा का सारा हम काम कवर कर लेंगे। टैबलेट कब दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे? देखिए टैबलेट हमने 8वीं से लेकर 12वीं तक सभी स्टूडेंट को देंगे, मतलब उसमें कोई SC BC या कुछ भी वो नहीं है। जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं सारे बच्चों। उधर हरियाणा के महम में शुगर मिल में केमिकल रहित गुड़ और शक्कर की बिक्री शुरू हो गई है। अब आपको बता दें कि मिल के चेयरमैन और रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने इस जिला विकास भवन में बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया और इस दौरान मिल के प्रबंधन ने निर्देश देते हुए कहा कि मेजर गायत्री अलावत भी इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रही। अब आपको ये भी बता दें कि इस बिक्री केंद्र पर गुड़ और शक्कर की अलग अलग पैकिंग में बिक्री की जाएगी और इस दौरान मिल के चेयरमैन और उपायुक्त ने ये भी कहा कि इस गुड़ और शक्कर की ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर भी इसकी बिक्री होगी। केमिकल रहित चीनी, कहीं पे एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीनी, कहीं पे फिर चीनी के क्यूब्स आ गए। उसके बाद कहीं कहीं आपका ब्रूइंग वगैरह का भी फैशन चला और बिजली उत्पादन का भी उसके बाद चला। तो अभी उसी कड़ी में रोहतक ज़िले में महम ने शुरुआत की जैगरी की। जैगरी में गुड़ शक्कर वगैरह ही बना रहे हैं और रिस्पांस अभी अच्छा है पब्लिक में। और डाइवर्सिफिकेशन क्योंकि आज के युग की आवश्यकता है हर फील्ड में, तो मिल्स भी अगर फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।